स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कहना मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले मोर देन 80% क्वेश्चंस केवल इसी टॉपिक से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन के वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो कि केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हों। इन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन सा सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट का नेचर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है तो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। और सॉल्यूशन के ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। The properties of solution which depends only on the number of solute particles and independent of their identity are known as colligative properties. There are mainly four types of colligative properties. First one is relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation of boiling point. Third one is depression of freezing point. And last one is osmotic pressure. So students, let's have study on these topics one by one. Before starting the individual topics, चलिए कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्हें हम लोग इन टॉपिक्स के बीच में यूज़ करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम P1 नॉट। तो देखिए बच्चों, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग P1 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वही सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग chi1 और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के लिए chi2 यूज़ करेंगे। इसी तरह से सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को N2 से। मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 से और मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से। और इसी तरह मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग M1 से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को M2 से। सो लेट्स स्टार्ट the first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. तो देखिए बच्चों, जैसा मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, याद है ना? हाँ, क्योंकि सॉल्यूट के एडिशन के बाद सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण वेपर फॉर्मेशन कम हो जाता है और वेपर फॉर्मेशन कम होने के कारण वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं जब तक सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड नहीं था, मीन्स जब तक सॉल्वेंट प्योर था, उस समय इसका वेपर प्रेशर रहा होगा P1 नॉट। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होके हो जाता है P1। तो इस प्रोसेस के दौरान जो टोटल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रहा होगा, जिसे हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है P1 नॉट माइनस P1। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग डेल्टा P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए डेल्टा P1 की वैल्यू हो जाएगी P1 नॉट माइनस P1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 से मार्क कर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 की वैल्यू होती है P1 नॉट इंटू chi1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 से मार्क कर दे रहे हैं। तो अगर हम लोग P1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारा डेल्टा P1 का वैल्यू हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi1। और यहाँ से अगर हम लोग P1 नॉट को कॉमन ले लें तो डेल्टा P1 का वैल्यू हो जाएगा P1 नॉट इंटू 1 माइनस chi1। तो देखिए बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए chi1 प्लस chi2 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ से 1 माइनस chi1 की वैल्यू हो जाएगी chi2। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो डेल्टा P1 की वैल्यू हो जाएगी P1 नॉट इंटू chi2। और यहाँ से अगर हम लोग P1 नॉट को लेफ्ट में ले जाएं तो हमारा ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू chi2। और इस इक्वेशन में जो फ्रैक्शन है डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, इसी को हम लोग
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है Chi2। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेल्टा P1 रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, और वहीं पे डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो Chi2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू होती है N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा नया इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखिए, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ तो इस केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स N1 इज वेरी मच ग्रेटर देन N2 इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ तो N1 के कंपेरिजन में N2 की वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण N1 प्लस N2 की वैल्यू नियरली N1 के ही इक्वल होगी। इसको हम लोग इक्वेशन 6 से मार्क कर दे रहे हैं, और यहाँ से अगर N1 प्लस N2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 5 में पुट कर दें तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी N2 अपॉन N1। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि N2 की वैल्यू होती है W2 अपॉन M2 और N1 की वैल्यू होती है W1 अपॉन M1। तो अगर N1 और N2 की ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले इक्वेशन में पुट कर दें और थोड़ा अरेंज कर दें तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें बाकी सारे ही वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया जाए तो M2 की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene, which molar mass is 78 gram per mole. The vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? तो देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है बेंजीन और दूसरा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड। बेंजीन का मास दिया हुआ है 39.0 ग्राम और नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। तो आप ये बताइए इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा? हाँ, सिंपल, बेंजीन का मास ज़्यादा है इसलिए इस केस में बेंजीन सॉल्वेंट होगा और नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्लस बेंजीन इक्वल टू सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल के अंदर जो भी डाटा प्रोवाइडेड है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मास दिया हुआ है जिसे हम लोग W2 लिख सकते हैं, तो W2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 ग्राम। बेंजीन का मास दिया हुआ है जो कि W1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका वैल्यू हो जाएगा 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास भी दिया हुआ है तो M1 का वैल्यू हो जाएगा 78 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जिसे हम लोग P1 नॉट लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.850 बार। वही अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है जिसे हम लोग P1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो P1 की वैल्यू गिवन है 0.845 बार। इतना सब कुछ दे के हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मीन्स M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि कुछ ऐसा है, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू गिवन है, P1 की वैल्यू गिवन है, W2 गिवन है, M1 गिवन है, W1 गिवन है, M2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है, बाकी सारी वैल्यूज पुट करनी है, उन्हें सॉल्व करना है और M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग। तो अगर सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू 0.5 इंटू 78 अपॉन M2 इंटू 39। अब देखिए, अगर लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करें पहले, तो इसमें 0.850 माइनस 0.845 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.005। और वही राइट साइड में देखें तो राइट साइड में न्यूमरेटर पे है 78 और डिनोमिनेटर में है 39। तो 39 1 जा 39, 39 2 जा 78। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हमारा बचेगा 0.5 इंटू 2 अपॉन नीचे हो जाएगा M2। अब देखिए, फिर से अगर राइट साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग डेसिमल को हटा सकते हैं, और डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही तरफ अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 5/850। और वही राइट साइड में देखें तो 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1। तो राइट साइड में हो जाएगा 1/M2। और यहाँ से अगर हम लोग M2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 850/5 दैट इज़ 170 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 170 ग्राम। नाउ द सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, जहाँ पे TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो TB को मैं लिखा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इसको आप लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी समझ सकते हो, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है ना, इसीलिए जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा वही ओवरऑल सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस केस में जो हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो है KB। मीन्स हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, जहाँ पे ये जो KB प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल। और ख़ास बात यह है कि KB केवल और केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कैसे? जो स्मॉल m है मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला यूज़ करके। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए, अगर W1 और W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, तो हमारा प्रीवियस इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू
W2 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ पे W1 मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन kg। अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। इस केस में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को भी ग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर भी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। At what temperature will water boil? At 1.013 bar if Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole। इस क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि जब हम 1 kg ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को मिक्स कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे, तो इसके बाद वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। नॉर्मल कंडीशन पे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, लेकिन जब हम इस वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन बनने के बाद वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, इसी चीज़ को यहाँ पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस सॉल्यूशन के बारे में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। अब जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं। तो ग्लूकोज का मास दिया हुआ है और ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट है, तो इसका मास हो जाएगा W2। तो W2 की वैल्यू दिया हुआ है 18 ग्राम। वाटर का भी मास दिया हुआ है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो W1 की वैल्यू हो जाएगा 1 kg। अगर ग्राम में लिखना चाहेंगे तो 1000 ग्राम। और देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, तो इसका यूज़ करके हम लोग ग्लूकोज का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो M2 का वैल्यू हो जाएगा इस केस में 180 ग्राम, और वाटर के लिए Kb की वैल्यू दे रखा है जो कि 0.52 केल्विन kg पर मोल है। और क्या दिया हुआ है देखिए, हाँ यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इस केस में लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज TB0 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लिखना होगा तो 273 ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारा 373 केल्विन। तो इतना सब कुछ दे के हम लोगों से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, मीन्स TB की वैल्यू। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पे अगर डेल्टा TB को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी TB माइनस TB0। तो लास्ट इक्वेशन देखिए, तो हमें TB0 गिवन है, KB गिवन है, W2 गिवन है, M2 गिवन है, W1 भी गिवन है। मीन्स TB को छोड़ के बाकी सारी ही वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं और TB को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और TB की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे जो TB0 की वैल्यू है उसे हम लोग डिग्री सेल्सियस में यूज़ करेंगे कि केल्विन में। सोचिए किस में यूज़ कर सकते हैं, केल्विन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो KB की वैल्यू प्रोवाइडेड है उसके यूनिट को अगर गौर करें तो उसमें टेम्परेचर की यूनिट केल्विन यूज हुआ है, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग TB0 की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस नहीं यूज़ करके 373 केल्विन यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हो जाएगा TB माइनस 373 इक्वल टू 0.52 इंटू 18 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 1000। अब 1000 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, TB माइनस 373 इक्वल टू 0.52 इंटू 18 अपॉन 180। अब अगर 18 अपॉन 180 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10, और इसको अगर हम लोग 0.52 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0.052। मीन्स TB माइनस 373 इक्वल टू 0.052।
यहाँ से अगर 370 को उस तरफ ले जाएं तो टीबी की वैल्यू हो जाएगी 0.052 प्लस 373 मीन्स टीबी इक्वल टू 373.052 केल्विन। तो इस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। नाउ द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों, अगर आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से पढ़ा है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने के कारण सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, और इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जहाँ पे टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू होती है ना, वो भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं के एफ। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ यूज हुआ है उसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। ये भी केबी की तरह केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं सब का सिंबल्स अगर यूज़ कर दें तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम लोग W1 और W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए यूज़ करें और M2 से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, तो हमारा प्रीवियस इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पे W1 मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, लेकिन अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में यूज़ करना चाहें तो हमें इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो चलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के केस में भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram of water. If the value of Kf is 1.86 Kelvin kg per mole, calculate first the freezing point depression and second the freezing point of the solution. यहाँ पे गलती से Kf की जगह Tf लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन दिया बच्चों कि 600 ग्राम ऑफ वाटर में 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, और अगर Kf की वैल्यू 1.86 है तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे सॉल्यूट है, और दोनों का ही मास दे के रखा है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को लिख सकते हैं, W2 इक्वल टू 45 ग्राम एंड W1 इक्वल टू 600 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है,
इसका यूज़ करके हम लोग इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो M2 का वैल्यू मिल जाएगा 62 ग्राम और KF का वैल्यू तो दे के रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो है वाटर और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट वेल नोन है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर। तो TF नॉट की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 273 केल्विन। इतना दे के हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मीन्स TF की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, जो कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 है। यहाँ पे हमें KF की वैल्यू पता है, W2 की वैल्यू पता है, M2 की वैल्यू पता है, W1 की भी वैल्यू पता है। तो इन सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सॉल्व करके डेल्टा TF की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन 62 इंटू 600 और इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 2.2 केल्विन। तो इस तरह से हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यू पता चल गई दैट इज़ 2.2 केल्विन। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF की वैल्यू होती है TF नॉट माइनस TF और यहाँ से अगर TF की वैल्यू लिखें तो हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। अब हमें TF नॉट भी पता है, डेल्टा TF हम लोग अभी कैलकुलेट किए, तो दोनों का वैल्यू यूज़ करके हम लोग TF की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारा आएगा 270.8 केल्विन। तो इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी हमें पता चल गया दैट इज़ 270.8 केल्विन। तो चलिए अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम, हर दूसरे तीसरे साल इस टाइप का न्यूमेरिकल्स पूछा ही जाता है। इसमें क्या होता है ना, दो अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन दिया होता है और दोनों ही सॉल्यूशन के बारे में कुछ कुछ डाटा भी प्रोवाइडेड होता है और एक सॉल्यूशन का डाटा दूसरे सॉल्यूशन के बारे में पूछे गए इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करना होता है। तो आइए इस टाइप का एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, तभी एक्चुअल में आइडिया लगेगा। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन सुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में दिया है, एक केन सुगर इन वाटर और दूसरा ग्लूकोज इन वाटर। तो चलिए केन सुगर इन वाटर से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे हम केन सुगर दैट इज सुक्रोज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। तो सुक्रोज प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पे दिया है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन सुगर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी इस टाइप से परसेंटेज बाय मास दिया रहे तुरंत आप सॉल्यूशन को 100 ग्राम एज्यूम कर लो और जैसे ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन को 100 ग्राम एज्यूम करोगे तो तुरंत आपको केन सुगर का मास पता चल जाएगा दैट इज़ 5 ग्राम। तो इस तरह से हमें W2 की वैल्यू पता चल जाएगी 5 ग्राम। तब देखिए अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकल जाएगा 100 माइनस 5 दैट इज़ 95। तो इस तरह से हमें W2 और W1 की वैल्यू पता चल गई। केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका यूज़ करके आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। तो M2 की वैल्यू मिल जाएगी 342 ग्राम। KF की वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, तो चलिए इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। और क्या दे के रखा है, लास्ट लाइन में दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दैट इज TF नॉट इक्वल टू 273.15 केल्विन।
और अगर आप फर्स्ट लाइन को पढ़े तो इस फर्स्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, दैट इज TF इक्वल टू 271 केल्विन। तो अब देखिए हमारे पास TF नॉट भी पता है, TF भी पता है, तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, और दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा डेल्टा TF आ जाएगा 2.15 केल्विन। अब देखिए बच्चों, हम लोग डेल्टा TF के बारे में एक और फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पे हमें डेल्टा TF अभी पता चल गया, W2 गिवन है, M2 गिवन है, W1 भी गिवन है, तो इन सारे ही वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग KF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए KF की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को KF के टर्म में लिखते हैं। तो KF की वैल्यू हो जाएगी 2.2 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें KF की वैल्यू मिल जाएगी 14.2 केल्विन kg पर मोल। इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। उसमें दिया है ग्लूकोज प्लस वाटर इक्वल टू सेकेंड सॉल्यूशन। इसके बारे में दिया है 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, तुरंत सॉल्यूशन को 100 ग्राम एज्यूम करेंगे, जिससे हमें ग्लूकोज का मास पता चल जाएगा 5 ग्राम, और सॉल्यूशन में से ग्लूकोज का मास माइनस करेंगे तो वाटर का पता चल जाएगा, दैट इज़ 95 ग्राम। तो यहाँ पे भी हम W2 W1 पता कर सकते हैं। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो इससे हम लोग इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो M2 का वैल्यू हो जाएगा 180 ग्राम। KF की वैल्यू, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, जो कि फर्स्ट सॉल्यूशन में भी था। और KF किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट सेम है तो KF का वैल्यू भी सेम होगा। तभी फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग KF की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, कितना आया था 14.2 केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर ही है, तो KF का वैल्यू तो सेम होगा, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो KF की वैल्यू हो जाएगी 14.2 केल्विन kg पर मोल। प्योर सॉल्वेंट वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया ही है, कितना, TF नॉट इक्वल टू 273.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है। तो हम लोग को इतना सब कुछ देके TF की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम लोग जानते ही हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा TF को एक्सपेंड करके लिखेंगे, जो कि होता है TF नॉट माइनस TF। अब उसके बाद KF की वैल्यू, W2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम TF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे होगा 273.15 माइनस TF इक्वल टू 14.2 इंटू 0.293, दैट इज़ 4.15। तो यहाँ से TF की वैल्यू हो जाएगी 273.15 माइनस 4.15, और इसको सॉल्व करेंगे तो TF की वैल्यू हमें मिल जाएगी 269 केल्विन। तो इस तरह से हमें ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाएगा, दैट इज़ 269 केल्विन।